गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 की गणित विषय में आगे की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आगे क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ रखा था एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। क्योंकि हम लोगों ने समुच्चय के बारे में जानकारी प्रारंभ की थी। समुच्चय विषय वस्तु के बारे में हमने बताया था आपको। जो समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। वस्तुओं का, पदों का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय की विषय वस्तु में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये बताया था समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, समुच्चय का संकेतन कैसे होता है। इसके बाद समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ थीं। समुच्चय निर्माण की 2 विधियों में एक हम लोगों ने तालिका या रोस्टर विधि पढ़ी थी और दूसरी गुण विधि पढ़ी थी, जिसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। उससे संबंधित प्रश्न संख्या 3 और 4 भी देखी थी। आज हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। इसमें भी कुछ प्रश्न हमने करा दिए थे आपको। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था जिसमें a बराबर 1, 3, 5, 7, 9 था। सेकंड में था 0। थर्ड में c बराबर दिया था 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो बताया था कि 12 के गुणनखंड, संख्या 12 के जो गुणनखंड हैं उनका समुच्चय है। इसके बाद सवाल नंबर डी भी हो गया था। डी में बताया गया था 1/2, 2/3, 3/4। तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा था? n/n+1 के रूप में भी लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 का जो 5वां पार्ट है उसको और देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 लिखा हुआ है 23, 29। कोई समुच्चय है 23, 29, 31 और 37। अब आपको ये संख्याएं देखकर क्या याद आता है? ये कैसी संख्याएं लिखी हुई हैं? विचार करें अगर इन संख्याओं के बारे में। 23 यानी कि 23, 29 29, 31 31, 37 37, 23 29 31 37। इन संख्याओं को जब हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे तो इनके बारे में क्या लिख सकते हैं? तो अगर आप इनको देखें तो इन संख्याओं के बारे में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये चारों संख्याएं जो भी हैं, ये चारों की चारों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो ये जो अभाज्य संख्याएं ये किससे बड़ी हैं? सारी की सारी 20 से बड़ी हैं और 40 से छोटी हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 5वां सवाल है तो इस सेट का नाम दे दें ई बराबर लिख सकते हैं x सच दैट x। क्या लिख सकते हैं? ई बराबर x सच दैट x एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। और x का मान कहाँ से कहाँ तक है? 20 छोटा है x से और x छोटा है 40 से। तो 20 से 40 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय किसमें दिया गया है? ई में दिया गया है। नेक्स्ट जो नंबर 6 है, 6 नंबर में क्या कह रहा है? 3, 6, 9, 12। 4 संख्याएं दी गई हैं 3, 6, 9, 12। तो ये जो 3, 6, 9, 12 हैं ये कैसी संख्याएं हैं? 3 से विभाज्य संख्याएं हैं। ये 3 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x बराबर 3n, जहां n जो है आपका वो 1 से छोटा या उसके बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। n का मान 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं n बराबर क्या है? 1, 2, 3, 4। या n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक है। ये प्रश्न संख्या 5 का हो गया 6। यही काम आपको इसके 7 नंबर में करना है। वहाँ दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है? 2, 4, 8,
16, 32। तो ये जो है 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 क्या होता है 32। तो ई एफ के बाद सेट इसको ले लेते हैं जी, ये हो जाएगा x सच दैट x बराबर 2 की घात n, और जहाँ n जो है आपका वो 1 से छोटा या उसके बराबर है, और कहाँ तक चला गया है 5 तक। तो ये 2 की घात n के रूप में संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह से अगला दिया गया है 5, 25, 125, 625, वो 5 की घात में हो जाएगा, वहाँ 4 तक ले जाएंगे, 2, 4, 6 डॉट डॉट, तो ये सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 5 आपकी कंप्लीट होती है। प्रश्न संख्या 5 के बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो प्रश्न संख्या 6 में चलते हुए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। तो कह रहा है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो जो काम अभी कर रहे थे वही काम प्रश्न संख्या 6 में भी करना है। और पहला सवाल कहा गया है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो भारत में जो राज्य हैं उनका समुच्चय लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इसको हम ए मान लेते हैं समुच्चय को। तो x सच दैट x क्या है भारत का एक राज्य। ये आपकी क्या कहलाती है प्रतीकात्मक भाषा, कि a बराबर है x सच दैट x भारत का एक राज्य। तो यक्स क्या है भारत का एक राज्य। भारत में जो भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 28 राज्यों की बात कर रहा है कि भारत के राज्य यानी कि भारत के 28 राज्यों को निरूपित किया जाना है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो बहुत बार बता चुके हैं आपको सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है 2, 4, 6, 8। क्या लिख देंगे b बराबर x सच दैट x बराबर 2n, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, या x सच दैट x एक सम संख्या। तो इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है उसको, चाहे आप सम संख्या लिख दें चाहे 2n से कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया है समीकरण 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। तो इसको क्या लिखेंगे नंबर 3 को देख लेते हैं एक बार। एक समीकरण दिया गया है, क्या समीकरण दिया गया है 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0 को जब नोट करेंगे आप, 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x इक्वल टू 0 लिखते समय क्या ध्यान रखेंगे कि इसको लिखेंगे। तीसरा सवाल है c बराबर x सच दैट x, c बराबर x सच दैट x, और x कैसा है एक मूल है। किसका मूल है 2x³ माइनस 5x² प्लस 2x बराबर 0 का एक मूल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। बात करते हैं 4th की। तो 4 से बड़ी और 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सॉरी। तो चौथे प्रश्न की बात करें तो 4 से बड़ी और 7 से छोटी यानी कि x सच दैट x कॉमा x क्या है 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ी और 4 से छोटी है और कैसी है धन पूर्णांक। x सच दैट x और कैसी है धन पूर्णांक है। या चूंकि 4 और 7 के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं आती हैं तो हमको उन परिमेय संख्याओं की बात नहीं करनी है,
हम केवल क्या कंसीडर करेंगे, धन पूर्णांकों को कंसीडर करेंगे, उनके बीच में कौन कौन से धन पूर्णांक आते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में जब हम लोग चलते हैं तो प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो सूचीबद्ध करने का मतलब है कि अब आपको तालिका विधि में पुनः पहुंच जाना है, रोस्टर विधि में की चर्चा पुनः की गई है। तो तालिका विधि या रोस्टर विधि से समुच्चयों को लिखना है। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला दिया गया है a बराबर x सच दैट x, a बराबर दिया गया है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। एक कैसी संख्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। तो जब इसको सूचीबद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? विषम संख्याएं हम जानते हैं कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से, दूसरी होती है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब चूंकि हमें सबसे बड़ी संख्या नहीं पता है तो इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे डॉट डॉट करके कि आगे जो भी होंगी वो आप लिख सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक की बात करें और उसमें कंडीशन क्या दी गई है? b बराबर कहा गया है x सच दैट x एक पूर्णांक। पूर्णांक का तो मतलब सभी लोग समझते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। और कहाँ से प्रारंभ किया गया है? -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। यानी कि -1/2 से 9/2 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखनी है। तो 1/2 माइनस का है तो इससे बड़ी जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि 9/2 क्या होता है? 4.5। तो उससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 4 होती है। इसी तरह से आप सी नंबर करेंगे। इसके सी नंबर में क्या कहा गया है? सी नंबर कह रहा है x सच दैट x और x एक पूर्णांक है जहाँ x² लेस देन आर इक्वल टू 4। तो x एक पूर्णांक है और x² लेस देन आर इक्वल टू क्या है? 4। तो जब x² का मान 4 या उससे छोटा है तो x² का मान जब 4 होगा तो इसके मान क्या आएंगे? -2 और +2। 4 का वर्गमूल होता है -2 और +2। 4 से छोटा है, 3 है तो पूर्णांक नहीं मिलेगा, 2 में पूर्णांक नहीं मिलेगा, 1 में पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? -1 और 1। और उससे छोटा मिलेगा 0। 0 के 0 ही मूल होते हैं। तो ये आपकी जो संख्याएं बनेगी इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। 0 ऋणात्मक संख्याएं पहले आएंगी। 4 का ऋणात्मक में -2, -1, 0, 1 और 2। इन सभी संख्याओं के वर्ग 4 के बराबर या 4 से छोटे होते हैं। तो वे सभी संख्याएं लिखनी थी जिनके वर्ग 4 से छोटे या 4 के बराबर होते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो -2, -1, 0, 1 और 2। नेक्स्ट कह रहा है लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द में क्या क्या आ जाएगा? LOYA। तो L, O, Y, A ये हो जाएगा आपका चौथा। 5वें नंबर में कह रहा है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जिन महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं उन महीनों के नाम। तो सबसे पहले जनवरी आती है, जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन फरवरी में 31 नहीं होते। तो पहला महीना हम लिखेंगे फरवरी, फिर मार्च छोड़ देंगे क्योंकि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल के बाद मई को छोड़कर जून, जून के बाद जुलाई अगस्त को छोड़कर सितंबर और सितंबर के बाद अक्टूबर को छोड़कर नवंबर। ये महीने हैं जिनमें दिन 31 से कम यानी कि 30 होते हैं और फरवरी में 28 या 29 होते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 में अगर पहुंचते हैं तो 6 नंबर में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, तो के से पहले आने वाले व्यंजन, तो ए जो है वो स्वर होता है, तो बी से प्रारंभ करेंगे, बी, सी, डी। ई आपका स्वर होता है, ई को छोड़ देंगे,
F G H I को छोड़ देंगे, J बस इतने आपको लिखने हैं। तो B C D E छोड़ देंगे, F G H I छोड़ देंगे और J। ये आपके हो गए प्रश्न संख्या 7। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 में रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण विधि में एक टेबल दी गई है, उनका मिलान करना है। इसको सभी लोग होमवर्क में कर लेंगे मिलान। और प्रश्न संख्या 9 में समुच्चय ज्ञात करना है। समुच्चय ज्ञात करने के लिए पहले में कहा गया x² - 5x + 6 = 0। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। द्विघात समीकरण को हल करना आपने कक्षा 10 में सीख रखा है, तो उसको आप ज्ञात कर लेंगे x² - 5x + 6 से। तो ये जो समीकरणों के मूल आएंगे वो आपके समुच्चय में हो जाएंगे। तो समीकरण क्या दिया गया है, x² - 5x + 6 = 0। तो इसमें आप इसके गुणनखंड कर देंगे। और अगला दिया गया है x³ + 1 = 0। इसको हल कर देंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके जो हल आएंगे वो और ये पहला पार्ट है। तो इन दोनों को हल करके समुच्चय बना देंगे। और लास्ट में सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा गया है समुच्चय x = 3x² - 12x = 0। तो अंतिम सवाल है आपकी एक्सरसाइज का, इसको और देख लेते हैं। तो सवाल क्या कहा गया है, समुच्चय x सच दैट x² 3x² - 12x 3x² - 12x = 0 के अवयवों को बताइए यदि इस समुच्चय के अवयव बताने हैं। यदि कह रहा है नंबर फर्स्ट x बिलोंग्स टू N। N का मतलब हमने बता रखा है आपको, प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो जब प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो यहाँ इसको अगर हम हल करते हैं तो 3x² - 12x = 0। इससे 3x कॉमन लेंगे, x - 4 = 0। तो एक मान आएगा x = 0 और दूसरा आएगा x = 4। तो चूंकि x = 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो आपका जो समुच्चय होगा वो समुच्चय क्या रखेगा, a = 4 रखेगा। 0 ना रखकर केवल क्या रखेगा, 4 रखेगा। सेकंड में कह रहा है, इसी का जो सेकंड है कि x बिलोंग्स टू I का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर होते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक की जब बात करेंगे तो वो जो पूर्णांक होगा उसमें 0 और 4 दोनों आते हैं। तो आपके समुच्चय में क्या आ जाएगा, 0, 4। 0 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। और नेक्स्ट नंबर थर्ड में कह रहा है x बिलोंग्स टू C होती है कॉम्प्लेक्स संख्या। C होती है कॉम्प्लेक्स संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो उसमें है क्या, एक संख्या होती है जैसे हम √-3 लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल संभव नहीं होता है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो कंडीशन क्या दी गई है उसको आप देख लीजिए, और ये एक है लाइन, उसको यूज कर लीजिए। तो क्या है, x बिलोंग्स टू C बराबर क्या कहा गया है, a प्लस IB कॉमा b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। और a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, a और b बिलोंग्स टू R। तो इतनी बात जब कही गई है तो हमारे जो मूल आए थे क्या आए थे, x बराबर 0 था और x बराबर 4 था। इनमें दोनों में I का पद नहीं है, तो इसमें आंसर जो होगा आपका a बराबर क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग्स टू C और ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू C, इसलिए a बराबर हो जाएगा 5। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पहली वाली जो ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 1.1 या 1A जो थी हमारी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।